मान्यवर नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे आप सभी का अपने न्यूज चैनल जो यूट्यूब पर है डेयर डेविल एडवोकेट टॉक्स पर स्वागत करता हूं। आज का विषय पेपर लीक स्कैम, सरकारी तंत्र और न्याय तंत्र की विफलता है। मित्रों, अब तक 45 बड़े पेपर लीक स्कैम हुए हैं पिछले 18-20 सालों में। छोटे मोटों की मैं गिनती नहीं बता रहा हूँ, उनके आंकड़े इतने ज़्यादा हैं कि आप सुन करके ना बिल्कुल खौफ खा जाएंगे। 45 समझिए, जिसमें नौकरियों के, एडमिशन के, इत्यादि इत्यादि के बड़े राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के बड़े बड़े एग्ज़ाम हुए जनाब। अब देखिए क्या होता है, इन 45 स्कैम्स में 1658 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो एफआईआर दर्ज हुआ या जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई हुई, उसमें 1658 लोग गिरफ्तार हुए। अब क्या होता है कि इन 45 केसेस में जो 1658 लोग पकड़े गए, धरे गए, नामजद हुए, उसमें से 800-900 लोग तो गायब हो गए। कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया, पुलिस वालों को नोटिस पे मिले ही नहीं, या उनका नाम ही गलत था। मतलब 800-900 लोग चलती ट्रेन से उतर गए और ट्रेन चलती रही। आखिरकार करीब करीब 2 मुकदमे ऐसे बचे 45 में से। 43 मुकदमे तो ख़त्म हो गए, 2 मुकदमे बचे। 14 वर्षों के बाद 30 जनवरी 2024 को इन 2 मुकदमों में फ़ैसला सुनाया कोर्ट ने। 18 लोगों को सज़ा दी और 2 फरवरी 2024 को उन सभी 18 को जमानत पे रिहा कर दिया गया, ताकि वो आगे सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील कर सकें। 15 साल तो उसमें गए, 15 साल और लगेंगे, अब पता नहीं कितने लगेंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट तक है। तो आप सोच लीजिए कि क्या हश्र होगा उन मुकदमों का। जो सज़ा पाने जाएगा भी, उसकी उम्र 65-70 साल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 30-32 साल की उम्र में स्कैम किया होगा, 15 साल 45, 15 साल और 60, हो गया काम तमाम, सीनियर सिटीजन बन गए। अब आपको मैं बता दूं, इन 45 स्कैम्स में 3,46,00,000 बच्चों का भविष्य समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई घर में बैठा है, कोई खेती बाड़ी में लग गया, मतलब कहीं ना कहीं रोटी तो खाएगा, तो वो करने लगा। अब इससे भी बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि 2024 जून में ही हमारे माननीय मोदी जी की सरकार ने एक कानून बनाया। उसको मैं क्या बोलूं, वैसे तो पूरा नाम उसका है द पब्लिक एग्जामिनेशन अंडर ब्रैकेट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, मतलब सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। अब इसमें सोचिए कि क्या क्या था। मिनिमम मतलब कम से कम सज़ा 3 साल की, अधिकतम 10 साल की सज़ा, उसकी ग्रेविटी के आधार पे। 1 करोड़ तक अधिकतम जुर्माना लगेगा जो ये अभियुक्त होंगे या जो जिनको सज़ा प्राप्त हो जाएगी। सज़ा तो मिली और जमानत हो गया, अभी चल ही रहा है। इस एक्ट का अभी तक कहीं पे जो है एप्लीकेशन ही नहीं हो पाया। उसका कारण बताता हूँ आपको मैं। इस एक्ट ने कहा, चलो मैं मान लेता हूँ 2024 के बाद के केसेस के लिए हो सकता है। इस एक्ट में प्रावधान क्या है, पहले के तो जो केसेस जो मैंने बताए 2024 के पहले के जो मुकदमे थे, उनमें जो एफआईआर दर्ज हुए वो आईपीसी के तहत दर्ज हुए, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड विधान के तहत जो है वो मुकदमे दर्ज हुए। उसमें 420 का मुकदमा लगता था और मतलब उसी तरह के मुकदमे लगते थे, साजिश के भी लगते थे। लेकिन उसमें मैंने कतिपय मजिस्ट्रेट के यहाँ से ही बेल हो जाती थी और मजिस्ट्रेट के यहाँ ही ट्रायल चलता था। अब मजिस्ट्रेट के यहाँ से सज़ा भी हुई तो अब वो सेशंस में बेल अपील में चले गए, सेशंस में ख़त्म होगा तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अब जनाब जो 2024 का अधिनियम है उसमें क्या कानून बना कि भाई 3 साल से 10 साल तक की सज़ा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना
और उससे भी बड़ी बात कि जिस दिन पर्चा दर्ज हो जाएगा उसी दिन से इन्वेस्टिगेशन शुरू माना जाता है। तो जांच शुरू होने के 2 माह के भीतर यानी 60 दिन के अंदर चार्जशीट जो चालान होता है वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देना होगा। और कोर्ट के लिए ये निर्देश है कि आप जिस दिन चार्जशीट आपको मिल जाए और कोर्ट में लग जाए ओके होकर के, उसके 3 महीने के भीतर आप फैसला सुना देंगे। आपको लगता है ये संभव है? अब अभी जो नीट की परीक्षा हुई है, 3 मई को परीक्षा होती है, 8 तारीख को हंगामा मचता है, नीट के पेपर लीक हो गए। बाद में एनटीए ने पूरी परीक्षा को निरस्त घोषित किया और सीबीआई के यहाँ एफआईआर दर्ज करा के और इस पर जाँच शुरू करने का निवेदन किया। सीबीआई ने 13 लोगों को अरेस्ट किया, जांच जारी है। आज 2.5 महीने से अधिक हो गया और अभी तक चार्जशीट का कोई पता नहीं है। क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट में जाते जाते अगर इन्होंने 3 महीने 4 महीने या जिस दिन से गिरफ्तार किया उस दिन से 60 दिन का भी लगाएंगे तो जो धाराएं हैं वो धाराएं अलग से तो लगेंगी नहीं, वो आईपीसी मतलब जो बीएनएस एक्ट है उसके तहत लगेगा, भारतीय न्याय संहिता के तहत। तो फिर उसमें भी बेल का प्रावधान निकल जाएगा। कहीं ये लिखा हुआ है कि जब तक सज़ा ना हो जाए तब तक बेल नहीं मिलेगी इनको, तब तो उसे भी पता चले ना कि क्या मज़ा आता है अपराधी को भी। लेकिन नहीं साहब, उसकी ज़मानत हो जाएगी, बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट तक से करा के ले आएंगे। एक बारी वो छूटा बात ख़त्म, फिर तो ट्रायल चलते रहेगा। कभी वकील साहब बीमार, कभी पीपी साहब बीमार, कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी खुद मुद्दई छुट्टी पे, बीमार हो गया, शादी हो गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, फिर चलेगा अपना 5-10 साल, 5 महीना कौन, 3-2-5 महीने का तो स्लैब ही ख़त्म, रोस्टर ही ख़त्म। अब इस नीट परीक्षा में पहले राउंड में 22,70,000 बच्चे बैठे थे, दोबारा जब हुई तो 20 लाख बच्चे बैठे। 2,70,000 बच्चों ने परीक्षा में बैठे ही नहीं जो 21 जून को हुई। लोग टैं चिल्लाते रह गए यूजीसी अधिनियम के समय से ही कि आप तंत्र को ठीक कीजिए, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, या ये जो सवर्ण विरोधी अभियान चला रखा है और जो बिल ला रहा है उसको वापस लीजिए। कान पे जू नहीं रहेंगी मोदी के। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिनियम पे स्टे दिया। मन तो बढ़ा हुआ था ही मोदी सरकार का और इनके मंत्रियों का। अब देखिए अब कौन सा टूल किट था, कौन चाइना का एजेंट था, कौन सीआईए का एजेंट था, कौन पाकिस्तानी था, क्या था नहीं था। एक काकरोच जनता पार्टी बन गई और उसने कहा जी हम जो नीट में पेपर लीक हुआ है और अन्य जो पेपर लीक हो रहे हैं और उन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर पे धरना देंगे। मोदी जी तो गर्वोन्नत व्यक्ति हैं ही हैं। उन्होंने कहा आ जाओ बेटा कर लो, तुम क्या ही कर लोगे। बड़े बड़े सूरमा किसान आंदोलन, शाहीन बाग, जब नहीं मेरी फटने लगेगी तो मैं उल्टा हो जाऊंगा, मैं वापस ले लूँगा। पर अभी तो तुम आओ, तुम्हारे तो 10, 20, 50 लोग होंगे। आ गए, उन्होंने सोनम वांगचुक को बुला लिया। सोनम वांगचुक आगे लेट गया भूख हड़ताल पे। और अब देखिए जो मोदी जी के आईटी सेल के लोग हैं या उनके जो अंधभक्त हैं वो कहने लगे कि ये चाइना का एजेंट है, चाइनीज टाइप दिखता है तो चाइना का एजेंट बता दिया। वो कौन था, दीपिके वगैरह। चूँकि दीपिके दलित है तो मोदी जी उस पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फूले पेरियार अम्बेडकर उनके प्रिय हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, तो उसको गाली गलौज। वो आया अमेरिका से तो फूल माला पहना के दिल्ली पुलिस ले आई जंतर मंतर, बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन चालू। सोनम वांगचुक को तो इन्होंने सड़ाया ही था 2-4 महीने जेल में, तो इन्हें लगा कि कौन क्या कर लेगा, चलो आने दो, बैठने दो। जब 18 दिन बीत गया, इन्होंने भी पॉलिसी बना रखी थी और ये भी अरविंद केजरीवाल ने ही ये सब करवाया था। खुद को उसका मुंह था नहीं कि ये सब करवाए, अरविंद केजरीवाल ने कराया। राहुल अपना हनीमून मनाने गए थे विदेश, जो अक्सर जाते रहते हैं, वो अपना 2-4 दिन पहले आए और अपना कुर्ता पजामा टी शर्ट पहन के घूमते रहे। मोदी जी मस्त है कि 100, 200, 300 लोग आ रहे हैं
उसके बाद दोयम दर्जे के नेताओं ने वहाँ पे आना जाना शुरू किया और फिर वहीं से घोषणा हो गई कि हम 20 तारीख को संसद कूच करेंगे, 20 जुलाई को। उसी दिन संसद का सत्र वो था, आहूत किया गया था, मानसून सत्र का। अब उसके बाद जी 20 जुलाई को उसमें जेनजी भी थे, उसमें अराजकतावादी भी थे, जवान बूढ़े तमाम तरह के माने भांति भांति के प्राणी उसमें थे। मैं ये कहूँ कि केवल वो नीट का तो कोई होगा ही नहीं छात्र, या जिसने छोड़ दिया होगा वो होगा। हम मज़े लेने पहुँच रहे थे 2-3 दिन। और इन्होंने क्या किया, 18 तारीख को सोनम वांगचुक को उठा करके हॉस्पिटल में डाल दिया। अब उस चीज़ का जो है ना एक ऐसा प्रकोप हुआ, ऐसे लगा जैसे आजकल जो वायरल बुखार फैला वैसे फैल गया। 20 तारीख को कम से कम 15-20 हज़ार बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी था सब पहुंच गए जंतर मंतर और वहां से कूच कर गए। ऐसा सुनने में आया है कि जो सरकार द्वारा प्रसारित चाइना के एजेंट, CIA के एजेंट और अपना पाकिस्तानी एजेंट जो है संसद की दीवार तक पहुंच गए, लेकिन उसके पहले ही खूब तबीयत से लाठी बजाई गई, इन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कोई कह रहा है कि पैलेट गन भी छोड़ी गई, पैलेट गन की गोलियां भी लगीं। अब झूठ है या सच है मुझे तो नहीं पता। फिर राहुल गांधी ने ड्रामा किया, उसी दिन जाके PM हाउस के सामने लौट गए, वहाँ से ड्रामा हुआ, अरेस्ट फरेस्ट, छोड़ना, हटाना, पठाना, सब आपस में इनके जूत बज गई अरविंद केजरीवाल के ग्रुप में और कांग्रेस के ग्रुप में। खैर साहब, ये तो अलग बात हो गया। इसका जो भीषण जो संक्रमण हुआ वो करीब करीब 15-17 राज्यों में पहुंच गया और 100 से 80 शहरों में छोटे बड़े मिला करके प्रदर्शन शुरू हो गए। बिहार में बड़े उग्र प्रदर्शन हो गए और वहाँ से लोग, बच्चे तैयार हो गए, बूढ़े बच्चे की चलो दिल्ली। अब यहाँ हाथ पांव फूल गए साहब के। वो तो वही है, फटी पे जो है वो खूंटे पे पैर रखते हैं, खूंटे पे पैर रख दिया और लगे हेलो, जहाँ प्रिय मित्रों से हेलो फ्रेंड्स पे आ गए और बातें बनाने लगे। मैं स्पेशल वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिकाना कर दूंगा, ये है वो है। और कुछ नहीं बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उसके 1 ही 2 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। मतलब बलि का बकरा तो पहले से तय था ही, वो बकरे की बलि ले ली गई। मोदी जी एकदम स्वच्छ मूर्ति की तरह, हालांकि चेहरा उनका बड़ा मुरझाया हुआ था और साफ दिख रहा था कि इनका बेचारे का हालत ख़राब है। अब साहब फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी ज़रा सुन लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि संघ शासित प्रदेशों को छोड़ करके मोदी जी किसी भी राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि फास्ट ट्रैक या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट उस राज्य या उस राज्य के हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होता है। आप कानून बनाएंगे, उस कानून पे राज्य सरकार और वहाँ की हाई कोर्ट विचार करेगी, वो नियुक्ति करेगी। अभी तो ये देखना है कि आज इन्होंने बिल पेश किया एक नया, उसमें वो पास हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ये देखना पड़ेगा। अभी तो आज ही इतना हंगामा हुआ संसद का, आज का जो दिन था वो स्थगित करना पड़ा लोकसभा अध्यक्ष महोदय को। अब आप बताइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जब शुरुआत हुआ था सर, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जो संस्तुति हुई थी वो 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की संस्तुति हुई थी और आज तक सिर्फ 826, जनवरी 2026 तक सिर्फ 862 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, यानी आधे से भी कम। और 2.5 करोड़ के करीब पूरे देश में मिलाकर मामले लंबित हैं, जिसमें सिर्फ 8900 मामलों में सजा हुई है। उसमें भी लगभग 90% मामलों में मुलजिम जो है जमानत पे रिहा होकर के जेल नहीं गए हैं। जब जेल गए होंगे, जमानत हो गई, फिर सजा हुई, फिर जमानत हो गई, अपील में चले गए हाई कोर्ट में, जहाँ भी चल रहा है मामला। अब वो कब तक चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, अपील दर अपील दर अपील दर अपील। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ने, अच्छा उसमें 8900 लोगों को जो मतलब सज़ा हुई, और उसमें कितने लोग अभी भीतर हैं इसका नहीं पता है, कितने लोग जमानत पे फ्री हैं। अब आप बताइए साहब कि
अब आप स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के ही क्या करेंगे, जब उसमें कोई भी प्रावधान डाल दें, आपकी चार्जशीट आ जाए और टाइम बाउंड अगर 2 महीने में मजिस्ट्रेट होगा या सेशंस कोर्ट होगा, अगर सेशंस कोर्ट को आपने दे दिया जुरिस्डिक्शन, वो 5 महीने या 4 महीने में अगर उसने फैसला सुना दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गवाह भी तो चाहिए, गवाहियाँ भी होनी हैं, चार्जशीट पे बहस होगी, फिर चार्ज पे बहस होगा। अगर आपने चार्ज उसके ऊपर लॉज कर दिया तो अक्यूज जो है उसके अगेंस्ट भी रिवीजन में चला जाएगा कि हमारे को डिस्चार्ज किया जाए, गलत चार्ज फ्रेम हुआ है मेरे ऊपर, और तमाम तरीके के टेंट्रम और टैक्टिक्स होते हैं कोर्ट में तारीख लेने की। आप उस तंत्र को बदलिए, ये तंत्र की विफलता है। और अब आप बताइए, जब आप राज्यों में गठन कर ही नहीं सकते तो आप कानून बना के क्या कर लेंगे? ताला किसी और का है, चाबी किसी और का है, कैसे खुलेगा ताला? अब भैया एक बात बताओ कि मेरे घर में कोई पाइप लीक कर जाए, अगर 5 दिन में बाद में प्लम्बर बुलाऊंगा तो वहाँ जो है सीलन का गेंद और उस पाइप का छेद दोनों कितना बड़ा हो जाएगा। एक जगह कंट्रोल करोगे, प्रेशर में दूसरे जगह फट जाएगा। तो भैया ये पूरे पाइप लाइन को ही नया करना है, पूरे तंत्र को सुधारना है। न्यायपालिका की, वकीलों की गलती नहीं है, गलती आपके सिस्टम की है। सीबीआई की जांच में आप देखो, मैंने देखा है ना, हम केस करते हैं, बड़े बड़े टीन के ट्रंक में उनकी चार्जशीट आती है। जज तो क्या मैं कह रहा हूँ, कौन माई का लाल उतना ट्रंक पड़ेगा? चार्ज में बहस करने के लिए पहले तो आप उनको सारी कॉपी दो, वेदर इन सीडी मैनर और इन हार्ड कॉपी और इन सॉफ्ट कॉपी, वट एवर इट इज़। अगर 20,000 40,000 पन्नों की आप चार्जशीट दाखिल करोगे, कौन पढ़ेगा भैया? गवाह तुम झूठे सच्चे बनाओगे, वो गवाह मुकरेंगे या आएंगे ही नहीं, क्या कर लोगे आप? तो सज़ा कहाँ से होगी? बहुत बमुश्किल सज़ा होती है, 1% 2%, और वो भी जमानत हो गया, अपील पे चले गए। हमने कितने बड़े बड़े नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के मुकदमे देखे हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। तो भाई साहब, मोदी जी, आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि सीलन की गेंद और पाइपलाइन का छेद, इन दोनों को आप अपने तंत्र को ठीक करके और पाइपलाइन को कंप्लीट नया कीजिए, पंपिंग स्टेशन को ठीक कीजिए। ये जो आप वेंडर, गुजराती वेंडर्स को भर रहे हैं ना, एनटीए में से लेकर के हर परीक्षा में, हर ठेकेदारी में, वो बंद कीजिए। जायज़ मेरिटोरियस लोगों को आप ठेका दें। ये जितने वेंडर हैं आगे पेटी वेंडर्स को ले आते हैं, और अल्टीमेटली ये सब गल्लू घाड़ा आपके खुद के मंत्रालयों में, ये सारी घूसखोरी, रिश्वतखोरी, जो रिश्वतखोरी 15 बरस पहले 100 रुपये की थी, वो आज 10,000 रुपये तक की हो गई है। आप माने या मत माने, ये आपके ऊपर है, आपके अंधभक्तों के ऊपर है, आपके आईटी सेल वालों के ऊपर है। पर हम तो आम जन हैं और आम जन की बात कहेंगे और कहते रहेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम।